जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात कर रहे थे हमने एक एलिमेंट रखा हुआ था यहाँ पे देखें, और हमने कहा था कि यार इस एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल पे क्या होगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल नंबर ऑफ शेल्स दैट आर ऑक्यूपाइड दैट इज़ 3। 3 शेल्स मतलब आपके 3 पीरियड्स, ठीक है। थर्ड पीरियड से एलिमेंट बिलोंग करेगा। और लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर रहे होंगे कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो हमने यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी कि ये पीरियड 3 और ग्रुप 7 से एलिमेंट बिलोंग करेगा। अब व्हाट इज़ पीरियड, व्हाट इज़ ग्रुप, इसको अंडरस्टैंड कर लें। आप लोगों के सामने ये एक पीरियोडिक टेबल है। अगर आप देखें तो ये एक पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। तो इसमें जो फर्स्ट पीरियड है, मैं उसमें यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट पीरियड। ये जो हॉरिजॉन्टल मैं यहाँ पे लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पीरियड है, ठीक है। इनको रोज़ भी कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो आप कह सकते हैं। तो रो आपको पता है वैसे भी हॉरिजॉन्टल ही होती हैं, तो दैट्स वाई आप हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं, रोज़ अलग से कह सकते हैं। इसमें दो एलिमेंट्स आते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। फर्स्ट पीरियड के अंदर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड, ये देखें सेकंड लाइन यहाँ पे अगर आप इसको ड्रा करें, ये सेकंड पीरियड ये है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकंड पीरियड। तो हमारा एलिमेंट कहाँ पे है? थर्ड पीरियड में है। अच्छा, हमारा एलिमेंट ये थर्ड पीरियड, इस थर्ड पीरियड के अंदर है कहीं पे, ठीक है। वो हमने तलाश करना है वो कहाँ पे होगा। तो एक तो हमें ये कंफर्म हुआ कि हमारा एलिमेंट इसी थर्ड रो के अंदर होगा। अब वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, क्योंकि इसमें थर्ड पीरियड में तो सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गॉन वगैरह भी हैं। तो अब वो एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, तो उससे हमें नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन थी? ग्रुप 7 के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा। थर्ड पीरियड में होगा, ग्रुप 7 में होगा। सो लुक ओवर हियर, ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल लाइन्स को ग्रुप कहते हैं। देखें, दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ओके। आप ये सेंटर में ये जो चीज़ है, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनको भी आप फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, आप इनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप इन नॉर्मल ग्रुप्स की बात चल रही है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8, ओके। तो ये हमारा जो एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड के ग्रुप 1 में नहीं है, ग्रुप 2 में भी नहीं है, ग्रुप 3 में भी नहीं है, ग्रुप 4 में भी नहीं है, ग्रुप 5 में भी नहीं है, ग्रुप 6 में भी नहीं है, ग्रुप 7 के अंदर है। इसका मतलब है ये जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी दैट इज़ क्लोरीन एटम। तो ये हमारा जो एलिमेंट है, इट्स अ क्लोरीन एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज़ Cl, ओके। सो क्लोरीन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17 भी होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये भी बता सकती है कि आपका ये जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल के किस पोजीशन पे होगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या चीज़ होती हैं? तो आप लोगों के सामने पीरियोडिक टेबल मैंने दोबारा से मेंशन की है। इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ येलो कलर से, ये देखिए, ये जो लास्ट ग्रुप है, ठीक है। वर्टिकल लाइंस आपको पता है ग्रुप्स होते हैं। तो जो लास्ट ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, राडान वगैरह, ये सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स हैं ये नोबल गैसेस हैं, ओके। और इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख लें तो नोबल गैसेस, रीज़न ये है, नोबल गैसेस का इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस, ओके। इनर्ट हमेशा, इनर्ट इस वजह से कहते हैं, इनर्ट का मतलब होता है लेस रिएक्टिविटी, ठीक है। वो लेस रिएक्टिविटी या लीस्ट रिएक्टिविटी यू कैन से। उसके पीछे रीज़न ये होती है वाई नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिविटी, बिकॉज इनका जो ऑक्टेट है ना, ठीक है, इनका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। व्हाट इज़ ऑक्टेट? ऑक्टेट इसको कहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स इनके कंप्लीट हैं,
ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे हीलियम की बात करें तो हीलियम के आउटर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका 2 8 है, ठीक है। और इसका क्या है, दैट इज़ कॉल्ड 2 8 8। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो इसका 2 8 8 यहाँ तक ये इसका ये कंप्लीट है, ओके। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो सो दिस इज़ 2 8 8 18। तो देखिए इनके ऑक्टेट और जो आउटर मोस्ट शेल है ना उसके अंदर इनके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, ओके। तो कोई भी हमारा एलिमेंट या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब जैसे कि हीलियम है, ठीक है, उसको आप डुप्लेट रूल कहते हैं, डुप्लेट रूल कहते हैं। डुप्लेट रूल मतलब कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में हो या आपके 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में हो, तो वो आपका जो भी एटम है वो स्टेबल है। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, डुप्लेट रूल को फॉलो करे या ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, अगर उसके ये कंप्लीट हैं तो हम उस एलिमेंट को हम कह सकते हैं कि वो एक स्टेबल एलिमेंट है, स्टेबल। और जो चीज़ें जो स्टेबल होती हैं, स्टेबल और स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का आपस में इन्वर्स रिलेशन, जो चीज़ें ज़्यादा स्टेबल होती हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी का और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है बच्चों। नोबल गैसेस आर इनर्ट गैसेस, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव गैसेस, बिकॉज इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। जब ऑक्टेट इनका कंप्लीट है, दे डोंट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे डोंट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे जो सारी की सारी बच्चों स्टोरी आती है ना, वो आती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। रिएक्टिविटी हमेशा जो रिएक्शंस होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड करते हैं। सो केमिकल रिएक्टिविटी, यहाँ पे मैं छोटा सा एक पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है ना, केमिकल रिएक्टिविटी कहीं पे भी आप पढ़ेंगे ना केमिकल रिएक्टिविटी, तो केमिकल रिएक्टिविटी बेस्ड करती है आपके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। या तो आपका कोई भी एक्स एटम है उसको इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने होंगे, ठीक है, या तो एक्स एटम को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे। अगर कोई एक ऐसा एटम है जो जिसका ऑक्टेट ही कंप्लीट है, सो दे डोंट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे डोंट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई दीज एटम्स आर लेस रिएक्टिव, ओके। तो वो कौन से, वो आपकी नोबल गैसेस होती हैं। इनको ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है बच्चों, ज़ीरो ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को हम लोग ज़ीरो ग्रुप भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों। सो होपफुली नोबल गैसेस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपके आइसोटोप्स किसे कहते हैं जी। आइसोटोप्स सेम ही एलिमेंट्स की आपके पास, उसमें क्या होता है कि आइसोटोप्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक और सेंस में भी आप कह सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है हाइड्रोजन, आइसोटोप्स हमेशा सेम एलिमेंट के होंगे। ये जैसे कि 3 एलिमेंट सेम है, इसका एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर मैंने 2 ड्रा किया, इसका एटॉमिक नंबर 3, ठीक है। ओ आई एम रियली सॉरी, ये नॉट एटॉमिक नंबर, से मास नंबर H एटॉमिक नंबर 1,
1 1, क्योंकि उसने कहा ना सेम एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो मैंने 1 1 1, क्योंकि हम एटॉमिक नंबर नीचे पढ़ते आ रहे हैं कि नीचे होते हैं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट होंगे। इसका 1 है, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास एलिमेंट है हाइड्रोजन का, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, 1 2 3। सो इनका आपस में जो रिलेशन है इनको कहते हैं आइसोटोप्स। ओके, इनको कहते हैं आइसोटोप्स। अब देखते हैं ये इस डायग्राम में बल्कि देख लेते हैं। हाइड्रोजन 1, ठीक है, ये 1 उसका मास नंबर है। हाइड्रोजन 2 सेकंड मास नंबर, थर्ड मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है। सो यहाँ पे देख लो, ये ग्रीन वाला आपका, ये जो सेंटर में है ग्रीन वाला, लुक ओवर हियर, ग्रीन वाला ये आपका बेसिकली क्या है, प्रोटॉन। सो हाइड्रोजन 1 के अंदर 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन 0 होते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूट्रॉन्स आप निकाल भी सकते हो, आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। निकालते कैसे हैं बच्चों, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये देखो मास नंबर इसका 1, एटॉमिक नंबर 1, इन दोनों को माइनस कर लें तो आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इस केस में 0। इस केस में कैसे निकलेंगे, 2 - 1, 2 - 1, आंसर आएगा 1। इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 1 होंगे, तो लुक ओवर हियर, दिस इज़ 1 न्यूट्रॉन। इसमें 3 - 1, सो आंसर इज़ 2 न्यूट्रॉन्स। सो ब्लू वाले 2 न्यूट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। देख लें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इनके ग्रीन वाले हैं, न्यूट्रॉन्स ब्लू वाले हैं और इलेक्ट्रॉन्स रेड वाले हैं। ओके, सो आप ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ग्रीन रेड सेम है, ठीक है। तो इसलिए आइसोटोप्स के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की रेशो चेंज हो रही होती है, ठीक है। पहले में देखो ब्लू नहीं था, 0 1 फिर 2, तो न्यूट्रॉन चेंज होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, इनको कहते हैं आइसोटोप्स। बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो आप उसको भी एग्जांपल को भी ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक लिख दूँ, एक 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6, 12 13 14। यह आप लोगों के लिए टास्क है यहाँ पे कि आप लोगों ने ये चीज़ बतानी है कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं क्या ये आइसोटोप्स हैं कि नहीं हैं, और आप लोगों ने इनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंडिविजुअली, कार्बन 6 12 के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। इसी तरह सेकंड एलिमेंट में भी, थर्ड एलिमेंट में भी आपने इसी तरह का एक टेबल बना के आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की टास्क है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द फिज़िकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, याद रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, वो डिपेंड करता है, बेस्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब आप खुद सोचें कि अगर हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, सो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन ये कर रहा हूँ कि दे हैव अ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन सेम है सो केमिकल प्रॉपर्टी वो भी सिमिलर होगी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। सो जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। तो यहाँ पे ये तो पॉइंट ही ख़त्म हो गया कि केमिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होगी। नो, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, बिकॉज फिज़िकल प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड करती है मास नंबर के ऊपर। ओके, मास नंबर के ऊपर आपके पास ये फिज़िकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो अब अगर आप देखें तो यस, मास नंबर तो चेंज हो रहा है, ठीक है, मास नंबर तो चेंज हो रहा है बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो आपकी डेंसिटी, आपको पता है ना डेंसिटी क्या होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास चेंज हो तो डेंसिटी चेंज होती है। यस, फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। मेल्टिंग पॉइंट्स, यस, ठीक है,
जिसका मास इंक्रीज़ होता जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीज़ में चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी डिपेंड करती है मास नंबर के ऊपर। यस, मास नंबर चेंज हो रहा है तो आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, बट आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम सो केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड द रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है? ओके, तो मैंने ये फॉर्मूले के लिए मैंने इस स्लाइड को ही पेस्ट यहाँ पे कर लिया था। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है जी? रिलेटिव एटॉमिक मास को हम रैम से बुलाएंगे बच्चों, रैम। व्हाट इज़ रैम? रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर नहीं है बच्चों, केमिस्ट्री है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको दूसरी रैम के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो वैसे एक शॉर्ट फॉर्म रैम रैम करके बुलाएंगे, अच्छा लगता है। केमिस्ट्री में रिलेटिव बार बार पढ़ पढ़ के हम लोग बोर हो रहे हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे रैम। अब रैम क्या चीज़ होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ होता है? ठीक है, अब मैं बार बार रैम बोलूँगा, लेकिन आपने माइंड में रखना है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो रिलेटिव से आप देख रहे हो कि रिलेटिव हम जब बात करते हैं तो किसी को रिलेट कर रहे होंगे, रिलेटिवली हम बात कर रहे होंगे। एटॉमिक, रिलेटिवली एटॉमिक मास, हम किसी भी एटम के मास को रिलेट करते हुए हम किसी दूसरे एटम का मास फाइंड कर रहे होंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि हमने किसी भी एक एटम के मास को रिलेट करके दूसरे एटम के एटम का मास फाइंड कर रहे होंगे। दिस इज़ कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम कौन सा ऐसा एटम है जिसको हम रिलेट करेंगे? दैट इज़ कॉल्ड द कार्बन, कार्बन 12 एटम। व्हाट इज़ कार्बन 12? ये कार्बन 12 क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें पता है, हमने अभी आइसोटोप्स पढ़े हैं कि कार्बन का 13 भी आइसोटोप्स होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो हमने कार्बन 12 को ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि इसकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा होती है नेचर के अंदर। ये 98%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 98 या 99 इन दोनों में से कोई होगी, आई गेस 98% होगा। तो 98% ये कार्बन 12 आइसोटोप्स आपका नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब ये इतना ज़्यादा प्रेजेंट होता है ना, तो शुरू के जो साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने ये चीज़ें को स्टार्ट किया डिस्कस करना, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कार्बन 12 एटम को ही ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अबंडेंट में प्रेजेंट है। तो हम उसी को स्टैंडर्ड मान के हम दूसरे एटम्स का वेट मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने कार्बन 12 एटम के मास को यूज़ करते हुए हमने दूसरे एटम्स के मास को फाइंड करना स्टार्ट कर दिया था। ओके बच्चों, सो लुक ओवर हियर, आपके सामने एक डेफिनेशन यहाँ पे मैं मेंशन करने लगा हूँ। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको AR कहते हैं। AR, A मीन एटॉमिक और R मीन रिलेटिवली, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसको हम डिफाइन करने वाले हैं। सो दिस इज़ द एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट compared to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। वो कहते हैं अगर हम इस कार्बन 12 एटम का 12th पार्ट करें, मतलब इसका कार्बन 12 को, अगर हमारा इसका जो मास है वो 12 ग्राम है, लेट से हम इसको 12 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, क्या ग्राम आ जाएगा? लुक ओवर हियर, इस कार्बन 12 का जो मास है दैट इज़ कॉल्ड द 12 ग्राम। अगर हम इसको 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1 ग्राम। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस पार्ट को 1 ग्राम को हम चीज़ों के साथ रिलेट करते जाएंगे, तो हमारे पास दूसरे एटम के मैसेज आते जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर आप लोगों की समझ नहीं आई ना बच्चों बात, तो आप लोग प्लीज़ मुझे एक दफ़ा कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं ताकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इसकी मैं आपको अलग से एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो वो फिर हम लोग वेइंग बैलेंसिंग वगैरह पे डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको प्रॉपरली तरीके से समझाया जा सके स्टेटमेंट को। बट हमारा जो मेन फोकस है ना, वो है हमारा रैम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इतनी डेफिनेशन, सिर्फ आपकी डेफिनेशन ही आती है। ठीक है, कोई लॉजिक इतनी पूछते नहीं है। वो द एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द 1/12 मास ऑफ द 12th ऑफ द मास ऑफ एन एटम
ऑफ कार्बन 12। बस एक ये डेफिनेशन अगर माइंड में रख लें, बट फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम नहीं लगाना चाह रहा था। अब ये रैम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रैम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हमारा मेन फोकस है, क्योंकि हमारा इस पर बड़े क्वेश्चन आते हैं। रैम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले का नोट करें, इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। रैम कैलकुलेट करने का तरीका है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, कि वो जो आपका आइसोटोप 1 है उसकी अबंडेंस कितनी है, वो कितने परसेंट प्रेजेंट होता है नेचर के अंदर, वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी आइसोटोप 1 के मास नंबर से, फिर प्लस फिर परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप, फिर उसी के सेकंड आइसोटोप के मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा। प्लस अगर 3 आइसोटोप्स हैं तो थर्ड आइसोटोप्स की अबंडेंस और उसका मास नंबर, फिर फोर्थ आइसोटोप्स की अबंडेंस उसका मास नंबर, फिर फिफ्थ आइसोटोप्स की अबंडेंस उसका मास नंबर। जितने भी आइसोटोप्स हैं हमें कोई मसला नहीं है, हमने ऊपर उनको ऐसे करते जाना और नीचे उसको 100 से डिवाइड करके हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास निकल आएगा। फॉर एग्जांपल आप ये एक टेबल देखें, आपका ये क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि आपके पास एक सैंपल है, सैंपल ऑफ रुबिडियम, एक एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटोप्स हैं, सॉरी 2 आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप्स, आइसोटोप 1, आइसोटोप 2, ठीक है। आइसोटोप 1 है, आइसोटोप 2 है, और ये उनकी परसेंटेज अबंडेंस है। आइसोटोप 1 नेचर में 72% प्रेजेंट होता है, दूसरा आइसोटोप्स 28% प्रेजेंट होता है। इन टोटल ऐड करो ना, टोटल 100 ही बनना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये जो एलिमेंट है, ये इसमें एक आइसोटोप्स है जो 72% ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा और दूसरा 28% प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये हमारे पास जो चीज़ें आ चुकी हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। आइसोटोप्स 1, ठीक है, उसकी जो अबंडेंस है वो 72% है। फिर आइसोटोप 2, उसकी जो अबंडेंस है दैट इज़ 28%। ये अभी तक हमें पता चला है। फार्मूले के अंदर हमारे पास मास नंबर का जिक्र हो रहा है। परसेंटेज तो हमें पता चल गई, ठीक है, आइसोटोप 1, 2 की मास नंबर क्या है, आइसोटोप 1 का मास नंबर क्या है। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, देख लें कि मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो लुक ओवर हियर, आइसोटोप 1 में प्रोटॉन्स गिवन है, न्यूट्रॉन्स भी गिवन है, तो 37 प्लस 48 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे तो वी विल गेट द मास नंबर। सो इसको ऐड कर लेते हैं, 37 प्लस 48 क्या आंसर आएगा जी, जल्दी से बताएंगे कोई। इट्स 5, 1, 3 और 4, 4 और 4, 8, 85। तो चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा, आइसोटोप 1 का जो मास नंबर वो 85 बनता है। दूसरे वाले को अगर हम ऐड करें 50 प्लस 37, सो इट्स 87, 87 इसका मास नंबर बनेगा जी, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, अब हम फार्मूला लगाने वाले हैं जी, ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, लुक ओवर हियर, रैम रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू, ऐसे एक लाइन लगाओ, नीचे 100 लगाओ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आइसोटोप 1 उसका जो ये अबंडेंस है और इसका ये जो मास नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 72 उसकी अबंडेंस इंटू 85 उसका मास नंबर, बीच में प्लस का साइन लगाना चाहिए। फिर नेक्स्ट 28% और 87 को मल्टीप्लाई करें, 28 इंटू 87, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द रैम ऑफ रुबिडियम। आपके पास रुबिडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा बच्चों। ये आप लोगों ने प्लीज़ कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, लाजमी, ठीक है बच्चों। ये लाजमी आपने बताना है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रैम, मतलब एक रिलेटिव एटॉमिक मास का, और मास नंबर का क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, रिलेटिव एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है। सो लुक ओवर हियर, हम लोगों ने कि लिथियम का रैम निकाला, लिथियम का जब हमने रैम निकाला तो रैम निकला 6.94, क्या निकला जी बच्चों, 6.94।
और जब लिथियम का हम लोगों ने मास नंबर देखा तो वो 7 था। अब आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये जो है ना, ये जो रैम है दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये आप लोगों के पास क्या चीज़ होती है, ये एक एवरेज मास होता है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड द एवरेज मास, और ये आपके पास फ्रैक्शंस में होता है। हमेशा आपके पास ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी, बट मास नंबर हमेशा आपके पास एक होल नंबर होगा। तो रैम में और मास नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है। रैम एक जस्ट आपके पास एक फ्रैक्शन वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू होगी, क्योंकि मास नंबर जो होता है ना वो ये रैम ही होता है बेसिकली। अभी 6.94 का क्या मतलब, हमने इसको राउंडेड वर्जन करके जब लिखोगे ना तो आप लिखोगे 7। सो यही लिथियम के ऊपर 7 लिखा हुआ, दैट इज़ कॉल्ड द मास नंबर। हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी मास नंबर लिखे होंगे सारे वो राउंडेड फॉर्म में लिखे होंगे, होल नंबर में लिखे होंगे। तो वो बेसिकली वो कहाँ से निकाले गए थे, वो इसी तरीके से निकाले गए जैसे अभी हमने अभी रुबिडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। अब यहाँ पे आप जब रिडीम का एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखोगे, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, कोई पॉइंट में आएगी। लेकिन जब आप पीरियोडिक टेबल में जाके उस एलिमेंट का रुबिडियम का मास नंबर देखोगे, ठीक है, रुबिडियम के पास 2 नंबर्स होंगे, एक छोटा एक बड़ा। जो बड़े वाला नंबर होगा वो मास नंबर होता है, छोटा एटॉमिक नंबर होता है। तो बड़े वाला नंबर देखिएगा वो एक होल नंबर होगा। सो कोई डिफरेंस नहीं होता मास नंबर में, रिलेटिव एटॉमिक मास में, ठीक है। सिर्फ रैम जो होती है वो आपके पास, आपने जब उसको कैलकुलेट करके उसको राउंड फॉर्म में करके आपने उसको मास नंबर बना दिया। ओके बच्चों, तो रिलेटिव एटॉमिक मास और मास नंबर में कोई उस तरह का डिफरेंस नहीं होता। रिलेटिव एटॉमिक मास है एवरेज मासेस। ओके, आपके पास जितने भी आइसोटोपिक मास होते हैं उनका आप ओवरऑल एवरेज ले लेते हो, वो रैम होता है। और आपके पास उसी का अगर होल आप राउंडेड वर्जन लिख दोगे तो वो मास नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ तक बच्चों क्लियर है। थोड़ी सी छोटी सी वीडियो, थोड़ी सी लेंथी हो गई है, सॉरी। तो बट ये है कि आप लोगों का यहाँ तक आपका जो एटॉमिक मास जो है ना वो आपका आइसोटोप्स तक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए रैम कैसे निकालते हैं। ओके बच्चों, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।